तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग दोस्तों जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2020 से 15 के बीच में है। ठीक है, इन सभी के बीच में का VVI क्वेश्चंस को देखेंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना भी जरूरी है, किस टाइप का लेवल का क्वेश्चन आता है, इस लेवल को भी जान सकते हैं इससे। ठीक है, और इसको पैटर्न को भी जान सकते हैं, किस टाइप से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब का मैं सिलेबस का वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जा करके देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर 2021 का फॉर्म कब निकलेगा, तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा जब सेकेंड राउंड निकल जाएगा तब। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से आप सब लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जो लोग छूट रहे हैं वो लोग आ जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, आंसर करिए। 2019 में मगासेसे पुरस्कार किसको मिला, ये 2020 में पूछा गया है। कहता है ऑप्शन नंबर ए रवीश कुमार को, ऑप्शन नंबर बी है विलियम डेल रिपल को, ऑप्शन नंबर सी है चक्रवर्ती राजगोपाली को, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सेकेंड पेज में गिरी कुमार को। हाँ जी, किसको 2019 में मगासेसे पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मगासेसे पुरस्कार किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लो। तो यहाँ पे मगासेसे पुरस्कार लिखने का अर्थ है, एशिया में इसको दूसरा नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से? तो वो है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के नाम से भी हम लोग मगासेसे पुरस्कार को नाम जानते हैं। तो 2019 में किसको मिला था दोस्तों? तो 2019 में आपको रवीश कुमार को मिला था। ठीक है, रवीश कुमार को मिला था। और इसको हम लोग ये पुरस्कार आपको दिख रहा है मगासेसे पुरस्कार, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति जो कि पहले राष्ट्रपति हो चुके हैं, तो उनकी याद में ये वाला यानी कि मगासेसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये दोस्तों लगभग 6 क्षेत्र में दिया जाता है मगासेसे पुरस्कार। कौन कौन सा क्षेत्र है तो उसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहला शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा केमिस्ट्री और पांचवा मेडिसिन, और जो लास्ट हमारा छठा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और करंट वाला भी आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि देखिए 2020 में पूछा था तो 2019 का पूछ दिया है। ठीक है, ये 2020 में यानी कि 20 में जो लोग एग्जाम दिए थे वो 2019 का यानी कि उनके लिए करंट अफेयर हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग को कहा जाए 2021 का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो शायद 2021 का करंट अफेयर पूछ दे, तो आपको 2020 का पूछ दे तो 2020 का आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो अभी तो खैर नहीं पता लग रहा है, और उसके साथ करंट अफेयर का मेरे वीडियो मिलते रहेंगे चैनल पे, तो आप से लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया डिस्कशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है किस देश का सर्वाधिक, ठीक है यहाँ पे सार्वजनिक लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्वाधिक पड़ोसी राज्य है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस देश का सर्वाधिक पड़ोसी राज्य है, ये भी 2020 में पूछा गया है। तो सोच लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए भारत का, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी है चीन का, ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया का। तो किस देश का है, आप सभी लोग आंसर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे धिक कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है चीन का। ठीक है, चीन का होता है, याद रखिएगा। अब सर कितना पड़ोसी राज्य है चीन का? सबसे अधिक है तो कितना है? तो 14 गो पड़ोसी राज्य है। अब सुन लीजिए कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से है। भारत, मंगोलिया, काजिस्तान, उत्तरी कोरिया, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम लास्ट है दोस्तों। 14 गो इसका मतलब कि पड़ोसी राज्य है, यानी 14 देशों से घिरा हुआ है, सोच लीजिए। हाँ जी, तो ये सबको याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं जो भी बात बोलता हूँ दोस्तों सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारे बात में कुछ ना कुछ फैक्ट रखता हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप लोग नोट करते चलना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, गिलहरी के निवास स्थान को क्या कहते हैं, ये भी 2020 में पूछा गया है। 2015 तक के क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, बस लास्ट तक बने रहिए और जितना हो सके शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है अस्तबल, ऑप्शन नंबर बी है पिंजरा, ऑप्शन नंबर सी है कोटर, ऑप्शन नंबर डी है गुफा। तो देखिए, गिलहरी के निवास स्थान को क्या कहते हैं, आपको नॉर्मल सी बात है, गिलहरी कहाँ रहता है जी? पेड़ पर रहता है, और पेड़ पर के जो होल बना के रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। अस्तबल तो कहेंगे नहीं, घोड़ा के रहने वाले कहते हैं। पिंजरा तो कहेंगे नहीं, काहे कि पेड़ में तो पिंजरा होगा नहीं। और गुफा तो पहाड़ का होता है बच्चा भैया। कोटर को तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ में जो भिलकी होता है उसको हम लोग कोटर कहते हैं, और भिलकी में कौन निवास करता है? तो गिलहरी निवास करता है।
ठीक है। और कुछ अलग प्रजाति के जैसे गिलहरी होते हैं वो ज़मीन के अंदर भी निवास करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पेड़ में सबसे ज़्यादातर निवास करते हैं, ये याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा, ये 2019 में पूछा गया दोस्तों। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। हाँ जी, किस राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है। और दोस्तों जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। लाइव कमेंट में नहीं मैं जवाब दे पाता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, उसका मैं रिप्लाई कमेंट में रिप्लाई, और नहीं तो उसमें वीडियो में अगला वीडियो जो आता है उसमें आपका रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हो अपना प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। किस राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है, वो है गुजरात का। गुजरात का दोस्तों समुद्र तट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। समुद्र तट लंबा है जो लगभग 1214.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसके समुद्र तट है भैया, तो समुद्र तट में बंदरगाह होंगे। तो सबसे ज़्यादा यानी कि समुद्र तट में है वो है 41 बंदरगाह, ठीक है। कितना? 41 बंदरगाह दोस्तों। और इस बंदरगाह में गुजरात का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो वो है कांडला, ठीक है। कांडला जिसको कह सकते हैं, ऊपर में बिंदु रहेगा, कांडला इसका नाम है। तो आप लोग याद कर लेना गुजरात का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो कांडला है। अब देखिए अब थोड़ा बहुत इसमें से बताता हूँ। जो 41 बंदरगाह है उसमें से 29 गो सबसे छोटा कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कह सकते हो, सबसे छोटा है। और साथ ही सबसे छोटा 29 गो है। और फिर इसके बाद जो 11 गो है वो मध्य, मतलब कि ना ही छोटा कह सकते हैं उसको, ना ही बड़ा कह सकते हैं, मतलब मध्यवर्ती है, मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। कहता है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। हाँ जी, देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी भारत देश का। अब ये 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रमुख न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी है विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है महान्यायिकी किरणें। हाँ जी, किसको मतलब कि देश का प्रथम विधि अधिकारी माना गया है। तो चलिए देख लीजिए आंसर, आप सभी लोग उत्तर करते रहिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी। अब महान्यायवादी का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो महान्यायवादी होता है दोस्तों वो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आप लोग जान लो। और जो ये महान्यायवादी होता है दोस्तों वो भारत का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। यही जो सलाह देता है कानून के बारे में, सलाहकार यही होता है भारत का, ठीक है, महान्यायवादी। तो आप लोग समझ गए कि महान्यायवादी कौन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्रिकेट के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है, जो कि 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लूडो, ऑप्शन नंबर बी है खो खो, ऑप्शन नंबर सी है कैरम, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा कैरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैरम हो जाएगा। कैरम में क्या होता है, स्ट्राइकर दिया जाता है क्रिकेट के अलावा। यानी कि अब आपकी बारी हो गई है, जैसे कि ये जो लाइन होता है इस पर गोटी रख के मारल जाता है, तो इसी को हम लोग स्ट्राइकर कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइक यानी कि चांस मिला है, अब आप लोग बैटिंग करिए, बैटिंग या आप लोग को कैरम मारना है, गोटी से मारते हैं ना दूसरे गोटी पे, वही। चलिए अब जो क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं। तो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर दोस्तों, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है आपको पता है। क्रिकेट का भगवान किन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर वही होगा, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। ये सब टॉपिक को ध्यान रखिएगा। क्रिकेट का भगवान या क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया है वो है सचिन तेंदुलकर। खेल में दोस्तों सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये भी 2018 में पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है दलदली हिरन, ऑप्शन नंबर बी कहता है जंगली गधा, ऑप्शन नंबर सी कहता है एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन नंबर डी कहता है एशियाई शेर। हाँ जी, क्या होगा। तो देखिए जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये
एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सींग वाला जो गेंडा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा। और जो 2006 से, ठीक है, 2006 से इसी क्षेत्र को अब बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित कर दिया गया। आप लोग सुने होंगे बाघ अभ्यारण्य, यानी कि बाघ का जो संरक्षण करने के लिए, अब जान रहे हैं कि बाघ के बहुत ज़्यादा कमी आ रहा है हमारे देश में, तो इसके अंतर्गत इस यहाँ पे भी बाघ मिलने को रखने को कहा गया है। इसी में हम लोग कह सकते हैं कि 2006 से के बाद मतलब बाघ अभ्यारण्य के नाम से घोषित किया गया है। किसको? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये 2017 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? देख लेते हैं, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए एक बार। तो चलिए देखिए आंसर सभी लोग मिलाते चलिएगा। तो जो राज्यसभा का दोस्तों अध्यक्ष होता है वो कौन है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। और दोस्तों ये जो राज्यसभा है, ये जो राज्यसभा का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है पता है आपको? पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, कौन है दोस्तों? तो वो है वेंकैया नायडू। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कहो या उपराष्ट्रपति को, दोनों बराबर है, उनका नाम वेंकैया नायडू है। और जो प्रथम राज्यसभा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम राज्यसभा कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम राज्यसभा 13 मई, ठीक है, 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। याद कितना रखना है? 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा पहला हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? हाँ जी, जो गौतम बुद्ध का था महापरिनिर्वाण किस स्थान पर होता? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। महापरिनिर्वाण का मतलब समझ जाइए दोस्तों कि मुक्ति, ठीक है, अंतिम समय या मुक्ति कह सकते हैं महापरिनिर्वाण का। तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। आपको कुशीनगर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कुशीनगर में। अब क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपको भी पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताओ तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कितना में? 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब पूछ देगा कि जन्म कब हुआ था? हाँ जी, जन्म कब हुआ था? तो आपको उसका भी मैं आंसर बता देता हूँ, कितना हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे जन्म हुआ था पता है? कहाँ पे जन्म हुआ था? तो वो जन्म हुआ था नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में। यहाँ पे देखिए लुम्बिनी दिख रहा है ना, वो उनका निवास स्थान था। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में कहाँ पर ही? तो तराई के नज़दीक में कोई गांव स्थित है, वहीं पर ही लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब आपको मृत्यु पता हो गया, जन्म पता हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत है ना, आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा महापरिनिर्वाण के बारे में जान लिए कि जो ये महापरिनिर्वाण है दोस्तों जो हुआ था किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो वहीं पे दोस्तों एगो महापरिनिर्वाण का सबसे पवित्र मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे जो भगवान बुद्ध जी हैं उनकी एक प्रतिमा है 6.1 फुट की, और वो भी सोते हुए अवस्था में। ठीक है, यानी कि लेटी हुई अवस्था में बनाया गया है, और उसे महापरिनिर्वाण का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? 2016 में पूछा गया दोस्तों, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है मूल से, ऑप्शन नंबर बी है तने से, ऑप्शन नंबर सी है फल से, ऑप्शन नंबर डी है पुष्प से। हाँ जी, किस भाग से मतलब कि हल्दी प्राप्त होता है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हल्दी जो प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है मूल से, यानी कि जड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप सभी लोग जान लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हल्दी होता है दोस्तों वो अदरक, आप लोग आदि को जानते होंगे ना, आदि उसी का प्रजाति होता है। और इसका पेड़, जो हल्दी का पेड़ होता है वो 5 से 6 फीट का होता है, बस इसके अलावा आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है साइलेंट वैली स्थित है। हाँ जी, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन, ये भी 2016 में पूछा गया, देख लीजिए 16 में पूछा गया है। कहता है साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पे जी? ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। अब सबसे पहले ये तो जान लो कि साइलेंट वैली स्थित है, ये तो पता है कहाँ पे, तो पता कर लेंगे, लेकिन साइलेंट वैली है क्या तो जान लो। साइलेंट वैली क्या है दोस्तों? वो है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे स्थित है तो पता है, वो केरल में उपस्थित है या स्थित है, केरल में। और केरल में कहाँ पे पता है? पाल कंकाड में। ठीक है, पाल ककाड जिला में। ठीक है, केरल में ही, यानी कि कह सकते ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नंगा पर्वत में, ठीक है, क्या नीलगिरी पर्वत में, नीलगिरी पर्वत में स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत में ये वाला स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? 2015 में पूछा गया है। दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण बेलागोला, ऑप्शन नंबर बी है पारसनाथ पर्वत, ऑप्शन नंबर सी है इंदौर, ऑप्शन नंबर डी है माउंट आबू पर्वत। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, आप लोग आंसर करिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलवारा जैन मंदिर दोस्तों, वो कहाँ पे? वो माउंट आबू पर्वत में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू एक पर्वत है और उसी जगह का नाम भी माउंट आबू है, और वहीं पे ये दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। और ये दिलवारा जैन मंदिर यानी कि देलवाड़ा मंदिर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो दिलवारा जैन मंदिर है वो 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, 5 गो मंदिर का एक समूह है। और यह राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान राज्य में है और सिरोही जिला के माउंट आबू में है। ठीक है, ये जो माउंट आबू पर्वत किस जिला में पड़ता है? तो सिरोही जिला में, तो याद रखना है। और जो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, इसी के बीच में हुआ था। कोई एक्यूरेट मान अभी तक से नहीं पता लगा हिस्ट्री का, तो इसी के बीच में हुआ था, इतना अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए श्रवण बेलगोला से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि अशोक ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, यानी कि मरने के बाद जो अंतिम समय था वो कहाँ बिताया था? तो वो श्रवण बेलगोला में। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जो पारसनाथ मंदिर है, पारसनाथ पर्वत है, इसके ऊपर भी मंदिर है। कैसे? माउंट आबू पर्वत है तो इसके ऊपर मंदिर है दिलवारा जैन मंदिर का। उसी तरह से पारसनाथ पर्वत है, उसी के ऊपर एक मंदिर है जिसको हम लोग कहते हैं पारसनाथ मंदिर। ठीक है, ये झारखंड में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? जी 2015 में पूछले है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। असम लिख दिया गया, असम होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? जी 2015 में पूछ ले है। ऑप्शन नंबर ए है फर्रुखसियार, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम दूतिया। हाँ जी, किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं वो कौन मुगल बादशाह था जी। तो वो था ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। ठीक है, इसका एक और नाम था जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। और जो इसको दूसरा नाम से बुलाया जाता था मोहम्मद शाह। ठीक है, याद रखना क्या? मोहम्मद शाह रंगीला, बस लास्ट में रंगीला जोड़ दिया, जिसके कारण इसको सभी लोग मुगल बादशाह को रंगीला कहने लगे। और ये दोस्तों रंगीला इसलिए पड़ा कि वो बहुत ही रंगीन तबके के था, यानी मिजाज का था, और साथ में इसे गाने और नाचने का बहुत बड़ा शौक था। ठीक है, तो इसीलिए इसे रंगीला कहीं कहीं पे रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ये भी 2015 में पूछा गया। कहता है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? हाँ जी, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, यहाँ पे फंसने का चांस है आपका, मैं तो गारंटी करता हूँ आप लोग फंस जाओगे। ऑप्शन नंबर ए है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी है HDFC बैंक। ये सब बैंक आप लोग जानते होंगे, घर के बगल में जरूर देखेंगे। मेरा घर के बगल में तो ये सब बैंक है, इस सब बैंक है दोस्तों। मैं कहा कि मैं पटना में स्टेट बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, रिजर्व बैंक भी है, और साथ में ICICI बैंक भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक बैंक की बात कर रहा है, ठीक है, व्यापारिक, तो वो जगह स्टेट बैंक है। SBI जिसको नाम से जानते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और जो इसकी स्थापना कब हुआ था पता है, इसका स्थापना का क्या पीछे का कारण है? सबसे पहले क्या किया गया ना, 3 गो राज्य का, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, ठीक है, इन तीनों राज्य में जो पहले बड़ा बड़ा होता था उसको मिला करके एगो बैंक बनाया गया जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, समझना। 3 गो राज्य कौन कौन सा है, तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, इन तीनों के जो बैंक थे वहां से मिला करके बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और इसी को दोस्तों, उसी को 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई याद कर लीजिए, 1 जुलाई 1955 को, कब, 1955 को इसका नाम बदल दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। और उसी दिन से हम लोग SBI के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। और सबसे पहले क्या नाम था, तो बैंक ऑफ इंडिया नाम था इसका पहले वाला, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा।